Hello everyone, welcome back to Guiding Learner. This is the another episode of घटना चक्र यूपी के। तो हमने लास्ट वीडियो में ये रिवर्स के बारे में कर लिया था, मेजर डैम्स देख लिए थे और रामसर वेटलैंड साइट्स देख ली थी। हम यूपी की जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में देख रहे थे, जिसमें से हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स को देख लिया था। अब आ जाते हैं यूपी फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन पे। फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन। ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड, most of the UP's forest area became part of उत्तराखंड। उत्तराखंड बनने की वजह से जो यूपी के स्टेट्स को सेपरेट करके उत्तराखंड को बनाया गया था, वो बनने की वजह से मोस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट एरिया, ज्यादातर उत्तर प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया था, बिकेम पार्ट ऑफ उत्तराखंड, वो उत्तराखंड के पार्ट में चला गया। एंड नाउ ओनली 6.24% of UP's area as per ISFR 2023 remains under forest cover। तो अब सिर्फ 6.24% यूपी के एरिया का ही रिमेन अंडर फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर के अंदर कितना आता है? 6.24%। इंक्लूडिंग द ट्री कवर 3.72, दिस परसेंटेज रीचेस 9.96। ट्री कवर को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो ये 9.96% है। अदरवाइज अगर फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो ओनली 6.24 है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू इंक्रीज इट टू 15%। स्टेट गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि इसको बढ़ा करके कितना करेंगे? 15% करेंगे, फ्रॉम 9.96 टू 15%। ओके, ये चीज हमने पहले भी देखी हुई है, बस हमें ये नहीं मेंशन किया था वहां पे कि एरिया कम किस वजह से हुआ है। उत्तराखंड के फॉर्मेशन की वजह से यूपी का फॉरेस्ट एरिया जो है वो कम हो गया है। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1952 एंड द सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1998। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी in 1952 and second in 1998. As per the National Forest Policy 1988, the forest should cover 33.33% of any geographical area and two-third in hilly and mountain regions। ठीक है, तो जो 1988 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, उसमें क्या था कि फॉरेस्ट जो है वो 3.33% होना चाहिए, किसी भी जोग्राफिकल एरिया का 3.33%, यानी कि 1/3 होना चाहिए। और अगर यही हिली और माउंटेनियस रीजन की बात करें तो वो 2/3 होना चाहिए। ऐसा उस फॉरेस्ट पॉलिसी में लिखा हुआ था। फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 3.33 एंड 2/3। The National Forest Policy came into force in 1988। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई वो कब आई? 1988 में फोर्स में आई। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 वाज ओके। जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई वो 1988 में आई और उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 की वाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट। ओके, एट प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ यूपी फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 द स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी 2017 हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट। तो अब कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी आ गई है? न्यू 2017 की। तो यूपी फॉरेस्ट पॉलिसी की जगह पे कौन सी इम्प्लीमेंट की कर दी गई है? स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 2017। The state government implemented the Indian Forest UP Amendment Act 2000 in 2001। स्टेट गवर्नमेंट ने इंडियन फॉरेस्ट यूपी अमेंडमेंट एक्ट 2000 का जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट कब किया? अप्रैल 2001 में। इन एनी स्टेट द एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर। तो जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? फॉरेस्ट एरिया भी होता है, फॉरेस्ट कवर भी होता है। द लैंड एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट लैंड इज डिस्क्राइब्ड एज द फॉरेस्ट एरिया वेदर फॉरेस्ट एग्जिस्ट और नॉट। अगर फॉरेस्ट लैंड की बात की जा रही है तो फॉरेस्ट लैंड में क्या आएगा? वो एरिया आएगा जिसमें फॉरेस्ट है, और वो एरिया भी आएगा जो फॉरेस्ट के लिए लैंड तो है, बस उसमें फॉरेस्ट है नहीं है तब भी वो आएगा फॉरेस्ट लैंड के अंदर। फॉरेस्ट कवर रिफर्स टू that area mapped through satellite imagery which is actually forested। तो फॉरेस्ट कवर क्या होता है? वो एरिया जो सैटेलाइट से देख के पता मतलब सैटेलाइट से पता चलता है कि वो एक्चुअली फॉरेस्ट है।
तो इसको जरूर पढ़ लीजिए। फॉरेस्ट क्या होता है फॉरेस्ट एरिया, क्या होता है फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट एरिया वो हो गया जो फॉरेस्ट के लिए एरिया है, भले उसमें फॉरेस्ट हो या ना हो। और फॉरेस्ट कवर क्या हो गया, जो सैटेलाइट के थ्रू पता चलता है कहाँ पे फॉरेस्ट है, कितने एरिया में। The UP Forest Corporation was established on 15 November 1974. यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन कब स्टैब्लिश हुई, 25 नवंबर 1974 को। इंडिया स्टेट, ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023 पे। As per ISFR 2023, India State of Forest Report 2023 of the Forest Survey of India released in December 2024. कब रिलीज हुई है, दिसंबर 2024 में। The total recorded forest area in UP is 17,435 square kilometer, which is 7.24 of its geographical area. I think हमने पहले भी देखा हुआ है कि टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, सॉरी टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, 7.24 अकॉर्डिंग टू द ISFR 2023। The total recorded forest area includes 11,000 reserve forest, जो इतना 11,571 स्क्वायर किलोमीटर है उसमें रिजर्व फॉरेस्ट है, 330 में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है एंड 5,534 में अनक्लास फॉरेस्ट है। ये हमने पहले भी किया हुआ है। As per ISFR, the total forest cover of UP is 15,045 square kilometer, which is forest cover, total forest cover, which is 6.24 of the geographical area of UP. 2023 के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, द टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज दिस एंड द टोटल फॉरेस्ट कवर, देखिए फॉरेस्ट एरिया कितना है 7.24 और फॉरेस्ट कवर कितना है 6.24, मतलब कहीं पे फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर लिखा मिले तो वो दोनों चीजें सेम नहीं है। फॉरेस्ट एरिया कर देते हैं, फॉरेस्ट एरिया 7.24 and forest cover is 6.24, 10%, sorry 1% का डिफरेंस है। This includes 2688 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट, इतना वेरी डेंस फॉरेस्ट है, 4000 अप्रोक्स मॉडरेटली डेंस है और 8000 अप्रोक्स ओपन फॉरेस्ट है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है। Compared to revised figure of ISFR 2021, in ISFR 2023 the state's forest cover has increased. मतलब अगर पिछली वाली रिपोर्ट से कंपेयर करें तो 118.43 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में एंड कंबाइंड फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर में 559 स्क्वायर किलोमीटर। इतना याद रख लीजिए कि इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में। In Uttar Pradesh, tree cover is spread over 3.72% of total geographical area. Tree cover कितने एरिया में है, 3.72 में। In terms of tree cover area, UP ranks third among the states of the country. तो ट्री कवर की अगर बात की जाए तो यूपी की रैंक क्या है, 3 है, थर्ड है। In terms of tree cover area, UP Uttar Pradesh rank third among the states of the country. In Uttar Pradesh, the area under scrub is spread over, तो स्क्रब के अंडर कौन सा आता है, कितना आता है 0.27 टोटल एरिया का परसेंटेज। द डिस्ट्रिक्ट विद द मैक्सिमम फॉरेस्ट, हमने किया था कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे, सोनभद्र में, क्योंकि सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ज्यादातर स्टेट से घिरा हुआ है। द डिस्ट्रिक्ट विद द मिनिमम, मिनिमम कहाँ पे है, भदोही में, ये सब हम देख चुके हैं पहले। इन द स्टेट द मैक्सिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया इज इन लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज्यादा जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है, वो लखीमपुर खीरी में है। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मॉडरेटली और ओपन दोनों ही सोनभद्र में है। ओके, ये वाला कर लेते हैं मार्क। मैक्सिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट लखीमपुर खीरी और मैक्सिमम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। In UP, forests are found the most in तराई एंड भाबर रीजन। तो मोस्टली है ही कौन सा रीजन, तराई भाबर
और प्लाटियो रीजन है तो सबसे ज्यादा कहाँ पे फॉरेस्ट मिलते हैं, तराई एंड भाबर में। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कौन कितने टाइप्स हैं यूपी में, यूपी में कितने कितने तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कौन कौन से, 3 टाइप्स हैं यहाँ पे। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट। In UP, tropical moist deciduous forests are found in the तराई एंड भाबर। moist deciduous कहाँ पाए जाएंगे, भाबर और तराई में। और deciduous forest में कौन से ट्रीज आते हैं, साल, बेर, गूलर, पलाश, महुआ, सीमल, आंवला, जामुन, बैम्बू, केन, ये सब पाए जाते हैं moist deciduous में। तो ये एक बार हम पढ़ सकते हैं। ड्राई डिसीडियस कहाँ पाए जाते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लेन्स में। मॉइस्ट डिसीडियस तराई एंड भाबर में, ड्राई डिसीडियस ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न प्लेन्स में। इसमें कौन कौन से ट्रीज आ जाते हैं ड्राई डिसीडियस में, नीम, पीपल, शीशम, जम्मू, अमलतास, बेल, फिग जिसको अंजीर कहते हैं। स्क्रब्स और ग्रासेस कहाँ पे आ जाएंगी, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में स्क्रब एंड ग्रासेस, ठीक है। In the plains, wetlands and along river banks in UP, trees such as neem, people, शीशम, मैंगो, जामुन, महुआ, बबूल एंड टैमरिंड आर फाउंड। मतलब प्लेन में, इन प्लेन्स वेटलैंड्स, प्लेन के वेटलैंड्स में, या फिर कह लें अगर हम रिवर बैंक्स पे, तो कौन कौन से ट्रीज मिल जाते हैं, नीम, पीपल, शीशम, मैंगो, जामुन, महुआ, बबूल और टैमरिंड, इमली के पेड़। इन द सदर्न पार्ट ऑफ यूपी, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्नी आर फाउंड। तो डिसीडियस कहाँ पे हो गए, भाबर और तराई में। मॉइस्ट डिसीडियस, ड्राई डिसीडियस कहाँ हो गए, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न रीजन में। और सदर्न पार्ट में क्या हो गया, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं ट्रीज, अकेशिया, थॉर्नी लेग्यूम्स, यूफोरबियास, फुलई, खैर, कत्था कहते हैं जिसको, कक्को, धमन एंड रेउंजा, ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में। फ्रॉम ट्रॉपिकल थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट, रेजिन एंड गम आर ऑब्टेन्ड। ट्रॉपिकल थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट से क्या मिलता है, रेजिन और गम। इंपॉर्टेंट फिगर्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट कवर देख लेते हैं इसको भी। 5 districts with highest forest cover percentage in descending order। अच्छा, तो हाईएस्ट जो फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ मिलता है, सोनभद्र में, सबसे कम भदोही में। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स है लाइन से जहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है। तो सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती, चित्रकूट एंड पीलीभीत। और 5 डिस्ट्रिक्ट सबसे कम जहाँ पे फॉरेस्ट कवर है, संबल, भदोही, मैनपुरी, बदायूं एंड मऊ। तो यहाँ पे भदोही नहीं आना चाहिए। फॉरेस्ट कवर एरिया, अच्छा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज है, सॉरी, परसेंटेज मतलब कि जैसे संबल का जितना एरिया है उसका 0.5% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। 5 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। अब एरिया की बात की जा रही है तो सोनभद्र, अब देखिए नंबर चेंज हो गया ना, परसेंटेज में नंबर वो अलग अलग थे, सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती, चित्रकूट, पीलीभीत था। अब जब एरिया की बात हो रही है तो क्या हो गया, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत एंड चित्रकूट। पीलीभीत आखिरी में था, चित्रकूट उससे पहले था, अब चित्रकूट बाद में हो गया, पीलीभीत पहले हो गया। लोएस्ट में भदोही पहले आ जाएगा, मऊ, संबल, संत कबीर नगर, बागपत, चेंज हो गए सारे। In ISFR 2023, district area is based on figure calculated by Survey of India। तो डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वो किस पे बेस्ड है, सर्वे ऑफ इंडिया के फिगर्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो हमने किसके बारे में अभी देखा, यूपी के फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं फॉरेस्ट से फायदे। बिरोजा यानी कि रेजिन एंड टर्पेंटाइन ऑयल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेजिन ऑफ चीड़ पाइन, चीड़ ट्री। जो चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ पाइन या चीड़ ट्री, इससे क्या मिलता है, बिरोजा या जिसको रेजिन कहते हैं, और टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है। चीड़ पाइन के रेजिन से रेजिन एंड टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है। कत्था इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम खैर ट्री।
कत्था कहाँ से मिलता है? खैर ट्री से। केन एंड बैम्बू आर मेनली यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में किसका यूज किया जाता है? केन एंड बैम्बू का। लीव्स ऑफ तेंदू ट्री आर यूज फॉर मेकिंग बीड़ीज। तेंदू ट्री, तेंदू के पेड़ की पत्तियां जो है वो बीड़ी बनाने के काम में आती हैं। साल, चीड़, पाइन यानी कि चीड़, साल, चीड़, देवदार, टीक जिसको सागवान भी कहते हैं, आर यूज फॉर रेलवे स्लीपर्स। रेलवे स्लीपर्स के टिम्बर के लिए क्या यूज किया जाता है? एंड एज टिम्बर, रेलवे स्लीपर्स में और टिम्बर की जगह, टिम्बर के लिए क्या यूज किया जाता है? साल, चीड़, पाइन, देवदार, टीक। In UP, about 1,000 types of trees are found from which wood is obtained. यूपी में लगभग 1000 तरीके के पौधे नहीं, पेड़ पाए जाते हैं जिससे वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है। इन द गंगेटिक प्लेन्स अबाउट 200 टाइप्स ऑफ ग्रासेस आर फाउंड। और गंगेटिक प्लेन्स में 200 टाइप की घास मिलती है। इन तराई रीजन, यूपी के तराई रीजन में मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कि रॉ वुल्फिया सर्पेंटिना, वोयला सर्पेंस, पोडोफाइलम, हेक्सेंड्रम, एफेड्रा, गेरार्डिनिया, ये सब मिलते हैं। ये क्या है? मेडिसिनल प्लांट्स है। मेडिसिनल प्लांट्स याद नहीं करने, एक बार पढ़ लेने, बाई चांस आता है तो आपको ये पता रहे कि हाँ ऐसा कुछ था। इन बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड रीजन ऑफ यूपी, ट्रीज सच एज धाक, टीक, महुआ, सलाई, चिरौंजी, तेंदू आर मेनली फाउंड। ठीक है, हमें यहाँ से बस क्या पढ़ना है कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं फॉरेस्ट के। तो चीड़ के पेड़ का रेजिन जो होता है वो रेजिन बनाने में और टर्पेंटाइन ऑयल बनाने में काम आता है। तेंदू की पत्तियां बीड़ी बनाने के काम आती हैं। कत्था किससे मिलता है? खैर ट्री से मिलता है। केन और बैम्बू पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए। साल, चीड़, सागवान और देवदार की पेड़ की लकड़ी का यूज किया जाता है। और 1000 से ज्यादा ट्रीज मिलते हैं और गंगेटिक प्लेन में 200 से ज्यादा घास मिलती है, 200 से ज्यादा टाइप की घास मिलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स स्कीम्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट। The social forestry scheme was started in the state in 1979. Social forestry scheme, और जो हमने पहले देखी थी फॉरेस्ट पॉलिसी, पहली वाली कब आई थी? 1952 में, और सेकेंड आई थी 1998 में। और सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम कब आ रही है? 1979 में। बेलहटी विलेज of सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट has been declared the state's first ग्राम वन। जो बेलहटी विलेज है उसको स्टेट का, यूपी का सबसे पहला ग्राम वन डिक्लेयर किया गया, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, बेलहटी विलेज। इसको तो फर्स्ट ग्राम वन, एक काम करते हैं इसको A group insurance scheme for the welfare of forest workers was started from 1989 to 90. ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम आई 1989 से 90 के बीच। द इंटेंसिव प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 22 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन 2005 to 6। इंटेंसिव प्लांटेशन प्रोग्राम कहाँ चलाया गया? कब चलाया गया? 2005 से 2006 के बीच में। द प्लांटेशन एक्सपेंशन स्कीम 48 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया गया इन 2007-8। बैम्बू प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट इंप्रूवमेंट स्कीम हैज बीन रनिंग फ्रॉम 2007-8 इन, कब से चल रहा है ये बैम्बू प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट इंप्रूवमेंट स्कीम? 2007-8 से चल रहा है इन ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, मिर्जापुर एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। द वृक्ष बंधु अवार्ड स्कीम हैज बीन रनिंग सिंस 2007-8 टू प्रमोट प्लांटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वृक्ष बंधु अवार्ड स्कीम किसके लिए है? टू प्रमोट प्लांटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, प्लांटेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए। The objective of State Biodiversity Fund established in 2007-8 is
स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड कोऑपरेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस फील्ड। इसको कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ State Biodiversity Board Fund is biodiversity conservation, optimal use of resources and cooperation with the central government in this field। तो तीन है इसके ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो पहला हो गया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, दूसरा ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज और तीसरा हो गया कोऑपरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। With the objective of forest improvement in UP and poverty alleviation of communities dependent on forest, the UP Participatory Forest Management and Poverty Alleviation project funded by Japan International Cooperation Agency has been implemented since financial year 2008-9। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ with the objective of forest improvement in UP and poverty alleviation of communities dependent on forest, वो communities जो सिर्फ forest पे dependent रहती हैं, the उत्तर प्रदेश पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसको फंड कौन कर रहा है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी फंड कर रही है। कहाँ कब से शुरू हुआ ये? 2008-9 से इम्प्लीमेंट हुआ। This project is being implemented in 20 forest divisions। ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ? 20 फॉरेस्ट डिविजन्स ऑफ पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र एंड चंदौली डिस्ट्रिक्ट्स में। फ्यूल एंड फॉडर प्रोजेक्ट हैज बीन रनिंग। फ्यूल एंड फॉडर प्रोजेक्ट कब से चल रहा है? 1990 से। विद सेंटर स्टेट पार्टनरशिप, सेंटर स्टेट की पार्टनरशिप पे फ्यूल एंड फॉडर प्रोजेक्ट चल रहा है। ऑब्जेक्टिव है जिसका एनकरेजमेंट ऑफ रूरल पीपल टू प्लांट फ्यूल एंड फॉडर ट्रीज, ताकि रूरल पीपल को इनकरेज किया जाए कि वो फ्यूल और फॉडर रिलेटेड ट्रीज लगाए। इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम फायर एंड थेफ्ट अंडर सेंटर स्टेट पार्टनरशिप। तो इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम चल रही है किसके लिए? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है फायर से और थेफ्ट से, आग से और चोरी से। फॉरेस्ट सिक्योरिटी स्कीम टू प्रिवेंट इलीगल फेलिंग इंक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट एरियाज in 27 district। लखनऊ प्लांटेशन प्रोजेक्ट started in 2004-5 for beautification of Lucknow city। ठीक है। वृक्ष प्रतिपालक एंड वृक्ष मित्र स्कीम टू प्रमोट प्लांटेशन इन विलेजेस एंड सिटीज। ठीक है। ये ठीक है। comprehensive forest development scheme under which industrial and plywood plantation, fuel plantation, roadside plantation, afforestation of ravines, Ramganga Valley area scheme etc. are included। comprehensive forest development scheme under which, अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेस्ट डेवलपमेंट स्कीम जो है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है? इंडस्ट्रियल एंड प्लाईवुड प्लांटेशन, फ्यूल प्लांटेशन, रोड साइड प्लांटेशन, अफॉरेस्टेशन ऑफ रिवाइंस, रामगंगा वैली एरिया स्कीम, ये सब इंक्लूड है इसमें। इन उत्तर प्रदेश द फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कानपुर 1988। ओके, फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर in 1988। To increase forest productivity, the State Forest Research Laboratory was established in Kanpur in 1970। फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च लेबोरेटरी खोली गई इन कानपुर इन 1970। और फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कब आया कानपुर में? 1988 में, which was upgraded in 1993 as the State Forest Research Institute। स्टेट फॉरेस्ट, अच्छा ठीक है। जो स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च लेबोरेटरी थी जिसको 1970 में स्टैब्लिश किया गया, उसको अपग्रेड करके 1993 में स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया गया। लेबोरेटरी को इंस्टीट्यूट बना दिया गया। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM in UP started in 1992। यूपी's forests were declared government property in 1935। यूपी के फॉरेस्ट को प्रॉपर्टी कब बोल दिया गया? in 1935। वन महोत्सव इन यूपी स्टार्टेड इन जुलाई
1952 में और क्या आया था? फॉरेस्ट पॉलिसी, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी। उसी समय क्या हुआ है, वन महोत्सव स्टार्ट हुआ। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। सबसे पहला वीक जो होता है जुलाई का, उसमें वन महोत्सव मनाया जाता है। द बेसिक थीम ऑफ वन महोत्सव इज, वन महोत्सव की थीम, अ ट्री मीन्स वाटर, वाटर मीन्स ब्रेड एंड ब्रेड इज लाइफ। की ट्री जो है, ट्री का मतलब पानी है और पानी का मतलब ब्रेड है, ब्रेड का मतलब ब्रेड लाइफ है। ब्रेड यहाँ पे रोटी से लिया जाता है मीनिंग। द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में है। यूकेलिप्टस ट्री is called an ecological terrorist। इसको इकोलॉजिकल टेररिस्ट कहते हैं यूकेलिप्टस ट्री को। क्यों कहते हैं ऐसे? In Tarai region, in Tarai region of UP, savanna type tall grasses are found। तराई रीजन में सवाना टाइप की जो टॉल ग्रास होती है, बड़े बड़े ग्रासेस, घास वो पाई जाती हैं। The UP Forest Corporation was constituted under the relevant act of 1974 on 25th November 1974। UP Forest Corporation कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? 25 नवंबर 1974 में। To increase the tree cover in UP, the Operation Green Scheme was started from 1 July 2001। तो इसको कर लेते हैं हाईलाइट। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम कब से चलाया गया? 1 जुलाई 2001 से। To increase forest areas in UP, work has started to develop high-tech nurseries in Bareilly, Pilibhit, Bijnor, Meerut, Badaयूं, Saharanpur district। To increase forest area यूपी में बढ़ाने के लिए क्या डेवलप करी जा रही है? हाईटेक नर्सरी डेवलप करी जा रही है इन बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बदायूं, सहारनपुर, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। The Green UP Clean UP campaign was started by the UP government on 7 November 2015। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी कैंपेन कब शुरू किया गया? 7 नवंबर 2025। From 2017-18 to 2024-25, about 205 crore saplings were planted in the state। 205 करोड़ saplings जो है वो लगाए गए। After the 25 crore tree plantation mission 2020, the Uttar Pradesh government successfully achieved the targets of planting 30 crore saplings under वृक्षरोपण जन आंदोलन 2021 and 35 crore saplings under वृक्षरोपण जन आंदोलन 2022। Under वृक्षरोपण जन अभियान 2023, 36.16 crore saplings were planted and under पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षरोपण अभियान 2024 about 36.81 crore saplings were planted। तो इसमें यही बताया जा रहा है जो अलग अलग ये आई ना वृक्षरोपण जन आंदोलन 2021 की, उसमें 30 करोड़ सैपलिंग लगाए गए। फिर 2022 में 35 करोड़ लगाए गए। फिर 2023 में 36.16 लगाए गए और 2024 में 36.81 लगाए गए। मतलब बढ़ा दिए गए 30, 35, 36 और 36.16, 36.81 बस। With the central theme one tree in mother's name, आई थिंक ये वो है एक पेड़ माँ के नाम। अंडर वृक्षरोपण अभियान 2025, वृक्षरोपण महाअभियान 2025 on 9 July 2025 more than 37.21 crore saplings were planted। तो जो सेंट्रल थीम है ये अंडर वृक्षरोपण महाअभियान, उसमें कितने पेड़ लगाए गए, सैपलिंग्स लगाए गए? 37.21 करोड़। A tree plantation public campaign is being run with reference to the target of increasing the state's green cover to 15% by 2026-27। एक ट्री प्लांटेशन कैंपेन भी चलाया जा रहा है विद रेफरेंस टू टारगेट। टारगेट क्या है उसका? कि स्टेट का ग्रीन कवर इंक्रीज किया जाए बाय 15%। कितना था? 9.96 समथिंग था, 10 से थोड़ा सा कम। उसको 15% करने का टारगेट है। तो इसके लिए एक ट्री प्लांटेशन पब्लिक कैंपेन चलाया जा रहा है टू कंजर्व। अच्छा, इसको 15% करने का टारगेट कब तक का है? 2026 से 27 तक का। To conserve disappearing tree species and to create public awareness by protecting trees associated with mythological, historical occasions, important events, eminent persons, monuments, religion, tradition and beliefs,
948 trees located on community land outside forest land have been declared heritage trees. Okay. तो कैसे ट्रीज को हेरिटेज ट्रीज डिक्लेयर कर दिया गया है? कितने पहले तो 948 ट्रीज को, जो कि कहाँ पे है? कम्युनिटी लैंड में है, आउटसाइड फॉरेस्ट लैंड। मतलब जैसे ये फॉरेस्ट लैंड है पर इसमें नहीं है, वो कोई कम्युनिटी लैंड में है इस लैंड को छोड़ के, तो उन्हें 948 ट्रीज को हेरिटेज ट्रीज डिक्लेयर कर दिया गया है। क्यों किया गया है? टू कंजर्व डिसअपियरिंग ट्री स्पीशीज, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं पेड़ की जो खत्म होती जा रही हैं। एंड टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बाय प्रोटेक्टिंग ट्रीज एसोसिएटेड विद माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल ओकेजन, ऐसे पेड़ जिनका कोई हिस्टोरिकल ओकेजन है, कुछ इतिहास से जुड़े हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट से जुड़े हुए हैं, कुछ एमिनेंट पर्सन से जुड़े हुए हैं, या किसी मॉन्यूमेंट से जुड़े हैं, या रिलीजियस ट्रेडिशन या बिलीफ से जुड़े हैं, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ये हमारे कहीं ना कहीं रिलीजन से, रिलीजियस ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ट्रीज को क्या कर दिया गया? हेरिटेज ट्रीज डिक्लेयर कर दिया गया। सम मेजर इंडस्ट्री सेंटर्स ऑफ यूपी बेस्ड ऑन फॉरेस्ट आर एस फॉलोज। कुछ मेजर इंडस्ट्री सेंटर्स ऑफ यूपी बेस्ड ऑन फॉरेस्ट पे बेस्ड। केन फर्नीचर, कत्था, मैचस्टिक, प्लाईवुड, इसकी इंडस्ट्री कहाँ पे है? बरेली, नाजिबाबाद एंड ज्वालापुर। ये देख लेते हैं हम, मेजर इंडस्ट्री सेंटर्स ऑफ यूपी बेस्ड ऑन फॉरेस्ट। केन फर्नीचर, कत्था, मैचस्टिक, प्लाईवुड, बरेली, नाजिबाबाद, ज्वालापुर। मेजर सेंटर ऑफ पेपर, सहारनपुर। बीड़ी, पोर्सलीन टॉयज, मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली। ओके, बीड़ी। वुडन टॉयज कहाँ पे? सोनभद्र एंड वाराणसी। सोनभद्र अभी आया कहीं? सोनभद्र नहीं, सहारनपुर दो जगह आ गया, बरेली दो जगह आ गया, और स्पोर्ट्स गुड्स मेरठ। ठीक है, so we have done this topic, UP forest and natural vegetation. Now we will do wildlife in UP. And then agriculture in UP. Okay. So in this video, I'll try to cover topic till agriculture, and we will do from irrigation in the next video. Okay. Let's start wildlife in UP. The country's first wildlife preservation organization was established in UP in 1956. तो सबसे पहला कंट्री का जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, वो कब बना? 1956 में। 1952 में फॉरेस्ट पॉलिसी आई, और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन 1956 में। ठीक है। कंट्री का पहला है ये, यूपी का पहला नहीं है। established in यूपी, ओके। कंट्री का पहला ही जो ऑर्गेनाइजेशन बना वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन का, वो यूपी में बना in 1956. The main function of the Wildlife Preservation Organization is to ensure the protection of wildlife in the state and to carry out intensive wildlife management through modern and scientific methods. The main function of Wildlife Preservation Organization, इस organization का जो main function है क्या है? Ensure protection of wildlife in the state, कि स्टेट के जो वाइल्ड लाइफ है वो स्टेट की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड रहे, एंड टू कैरी आउट इंटेंसिव वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट थ्रू मॉडर्न एंड साइंटिफिक मेथड्स। और इंटेंसिव वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट किसके थ्रू किया जाए? मॉडर्न और साइंटिफिक तरीकों से, अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क। और क्या क्या बनाया जाए, क्या क्या डेवलप किया जाए? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज को डेवलप किया जाए। तो ये इसका मेन फंक्शन है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का।
इन इंडिया द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, एपेक्स बॉडी कौन सी है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। Apex Institution for Wildlife Conservation is the national board for wildlife, and the Prime Minister is the chairperson. Wait. Prime Minister is the chairperson of the chairperson काफी है ना यहाँ तक, इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ? 1972। ये आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। The subjects forest and protection of wild animals and birds were included in the concurrent list in the year 1976 through 42nd constitutional amendment. दो जो फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किया गया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। तो ये है क्या? कॉन्करेंट लिस्ट। आपको पता होगा ना, तीन टाइप की लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में क्या आता है? स्टेट्स के सब्जेक्ट जिसकी पावर सिर्फ स्टेट के पास में है, और यूनियन जो सेंटर के पास पावर है, और कॉन्करेंट वो आती है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों की ही पास रहती है पावर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पास भी उसके पास भी, दोनों की कंबाइंड पावर होती है, दोनों डिसीजन जो है तो दोनों कंबाइंड डिसीजन लेते हैं इस पे। ठीक है, तो इसे भी कर लेते हैं। द सब्जेक्ट्स forest and protection of wild animals and birds were included in the concurrent list in the year 1976 through 42nd constitutional amendment. Okay. The state has one national park, हमने पढ़ लिया ये पहले भी। एक नेशनल पार्क है स्टेट का, दुधवा। 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 15 बर्ड सेंचुरीज हैं, जिसमें से चंद, कमारिया, ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व इंक्लूडेड है 15 बर्ड सेंचुरीज में, और 2 टाइगर रिजर्व है एक्सक्लूडिंग दुधवा। दुधवा को छोड़ के 2 टाइगर रिजर्व। अभी यहाँ पे क्या दी हुई है? यहाँ पे बर्ड सेंचुरीज दी हुई है सारी। 2017 एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी हुई हैं 2014 तक। ओके, ओके, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें कुछ एडिशन तो नहीं हुआ है। एक बार ये लाइंस पढ़ लेते हैं नीचे क्या लिखी हुई है। ओके, यहाँ पे ये स्टार बना है ना, बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन डेटेड। ओके, इसको छोड़ते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू यूपी गवर्नमेंट फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स बुक 2024, अपार्ट फ्रॉम अबव दुधवा नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी एंड टाइगर रिजर्व, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी एंड बहराइच, अदर टू टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, Pilibhit Tiger Reserve, Pilibhit and Shahpur, and Amangarh Tiger Reserve, Bijnor are mentioned. In addition, in the year 2022, Ranipur Wildlife Sanctuary was given the status of Tiger Reserve. With this, the number of Tiger Reserve in UP has become 4, including Amangarh Buffer. In the list available in this Environmental Information System portal, there is no separate division of bird sanctuaries and wildlife sanctuaries, and mostly the bird sanctuaries are also shown as wildlife sanctuaries. ठीक है, एक मिनट, लेट मी चेक कि बर्ड सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और यहीं से निकाल लेते हैं। अभी कितनी है 2026 में? 2026 तक कितनी है? So these are the 4 tiger reserves of UP. Let's place it somewhere else. ठीक है, इसे देख लेते हैं एक बार, इसको बॉक्स में कर दें। ऐसे दिखाई नहीं देगा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में। तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व है?
दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी और बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत, शाहपुर, लखीमपुर खीरी में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में। I think this has been mentioned already in the above pages. मुझे ऐसा लग रहा है। ओके तो बाकी बर्ड सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एक बार नाम देख लेते हैं खाली, ठीक है। तो बर्ड सेंचुरीज ऑफ यूपी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ यूपी। अगर आप ये वाली लाइन पढ़ेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि जो एनविस है, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस पे जो लिस्ट अवेलेबल है इस पोर्टल पे, देर इज नो सेपरेट डिवीजन ऑफ बर्ड सेंचुरीज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसमें कोई बर्ड सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कोई सेपरेट डिवीजन नहीं है। मोस्टली द बर्ड सेंचुरीज आर ऑल्सो शोन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी को भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह दिखाया गया है एनविस पोर्टल पे। क्योंकि इफ यू सर्च आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नंबर बहुत ज्यादा दिखेगा। ओके कौन कौन सी है देख लेते हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, लाख बहोशी बर्ड सेंचुरी, ओखला बर्ड सेंचुरी, बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप देखेंगे इसमें तो कुछ नेम्स आपको वो भी दिखेंगे जो वेटलैंड्स हैं, जैसे ये समसपुर हो गया और आई थिंक लाख बहोशी भी है। संडी बर्ड सेंचुरी ये भी है। भीमराव अम्बेडकर बर्ड सेंचुरी, शेखा लेक बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल बर्ड सेंचुरी, सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी, पार्वती आर्गा, विजय सागर, पटना बर्ड सेंचुरी एंड चंद कमार केहमारिया ब्लैकबक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया मेजा। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मेंशन है कि ये कहाँ कहाँ पे हैं सारी सेंचुरीज। तो आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। स्पेशली आप वो देख लीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हैं, या फिर आपको जो इजीली याद रहेगी, तो एटलीस्ट कुछ नहीं से आपको कुछ याद रहेगा। ये एक जरूर देख लीजिएगा, जो पटना बर्ड सेंचुरी है ये यूपी में है। ऐसा ना लगे कि ये बिहार पटना में है, ये यूपी के एटा में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर, कतरनी घाट, रानीपुर, महावीर स्वामी नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर, सोहागी बरवा, सोहेलवा, कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये सारे यहाँ पे मेंशन है। डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन है और मेजर एनिमल्स भी मेंशन है, जैसे कि अगर ये पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखे तो ये पीलीभीत में है, और लायन और लेपर्ड इसके मेजर एनिमल है यहाँ पे जो पाए जाते हैं। ओके अब आगे देख लेते हैं। इसी में वाइल्ड लाइफ इन यूपी की बात कर रहे थे हम, तो इसी में आगे भी कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। वी आर ऑन 100th पेज नंबर। इफ यू सी कि हम 100 पेज नंबर कर रहे हैं, मतलब हमने आधी बुक जो है ये इसकी घटना चक्र की कंप्लीट कर ली है। इन एडिशन इन ईयर 2022 रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज आल्सो ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2022 में टाइगर रिजर्व बन चुकी थी। इन यूपी एनिमल्स सच एज लेपर्ड, वाइल्ड बोर, एलिफेंट, डियर, चीतल, सांबर, जैकल, रैबिट, फॉक्स etc आर फाउंड। तो ये सब जानवर मिलते हैं यूपी में। कॉमनली फाउंड बर्ड्स कौन कौन सी बर्ड्स मिलती हैं? क्रो, पिजन, एग्रेट, सारस क्रेन, वुड पिकर, पैरेट, मैना, बुलबुल। स्टेट एनिमल कौन सा है यूपी का? बारहसिंगा, ये हमने सबसे पहले क्लास में देख लिया था। स्टेट बर्ड कौन सी है? सारस, क्राउंच, क्रेन। स्टेट एम्बलम क्या है? फिश एंड बो एंड एरो। मेजर फिश की स्पीशीज जो मिलती हैं यूपी में कौन कौन सी है? मत्स्य, हिल्सा, सौल, तेगन, पाधिन, रसेला, विट्टल, रोहू, ब्रिगल, कट्ठा, लाबी, मंगूर, क्यूचिपा, ईल, सिंगी एंड ट्राउट। द गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, प्लैटिनिस्टा गंगेटिका,
ये इसका साइंटिफिक नेम है डॉल्फिन का। डिक्लेयर्ड एज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है उसको इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया और यूपी की स्टेट एक्वेटिक एनिमल, एंड इज मेनली फाउंड इन रिवर गंगा इन मिर्जापुर एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ ज्यादातर मिलती है? मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में की गंगा रिवर में मिलती है। इन लोकल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड स्विस और सुसु, इसको तभी इसको सुसु डॉल्फिन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ इंडिया फर्स्ट डिटेल्ड रिवर डॉल्फिन सर्वे, जो पहला इंडिया का डिटेल रिवर डॉल्फिन सर्वे हुआ 2021 से 23 के बीच में, रिलीज्ड इन मार्च, जो कि 2025 को रिलीज किया गया। द टोटल नंबर ऑफ रिवर डॉल्फिन इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड 6327। पूरी कंट्री में 6327 रिवर डॉल्फिन है, इंक्लूडिंग 6324 गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, मतलब जिसमें से सिर्फ 3 छोड़ के बाकी सारी गंगा रिवर में है और 3 किसमें? इंडस में है। हाईएस्ट नंबर ऑफ गंगेटिक रिवर डॉल्फिन इन द कंट्री इज फाउंड इन यूपी। सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? यूपी में मिलती हैं, लगभग 2397, और फिर मिलती है बिहार में, और फिर मिलती है वेस्ट बंगाल में। स्पेशली कहाँ पे मिलेंगी? जहां गंगा रिवर होगी। जहां गंगा रिवर होगी नहीं वहां तो मिलेंगी नहीं। The National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem is being implemented from 2013-14 in the ratio of 70-30 by Government of India and the state government. The National Plan कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए लाया गया था, वो इम्प्लीमेंट हुआ तो 2013-14 से किस रेशियो में? 70 और 30, मतलब 70% कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और 30% स्टेट गवर्नमेंट का। इन उत्तर प्रदेश एलिफेंट्स आर फाउंड इन तराई एंड फुटहिल्स ऑफ शिवालिक। एलिफेंट कहाँ मिलेंगे? तराई एरिया में या तराई रीजन में या फुटहिल्स में। अकॉर्डिंग टू एलिफेंट सेंसस, उत्तर प्रदेश हैज 352 एलिफेंट्स। जो एलिफेंट सेंसस एस्टिमेट है 2020 का, उसके अकॉर्डिंग 350 एलिफेंट्स हैं यूपी में। अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट, द यूपी elephant reserve are established on 9 September 2009. Under it, a total area of 744 किलोमीटर स्क्वायर लाइज इन द शिवालिक रीजन ऑफ सहारनपुर एंड बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसके अंडर यूपी एलिफेंट रिजर्व इसको स्टैब्लिश किया गया, जिसमें से 744, जो कि 744 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और ये है कहाँ पे? शिवालिक रीजन ऑफ सहारनपुर एंड बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। On 29 December 2022, the state government issued a gazette notification for establishing the Tarai Elephant Reserve, including parts of Lakhimpur Kheri, Shahjahanpur, Piliphit, Bahraich district as the second elephant reserve of the state. तो पहला जो बनाया जा रहा था वो कौन से एरिया में था? शिवालिक रीजन ऑफ सहारनपुर एंड बिजनौर। और फिर 2022 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिस इशू किया कि एस्टैब्लिशिंग दी तराई एलिफेंट रिजर्व, मतलब ये भी बनाया जाए, जो कहाँ कौन से पार्ट को कवर करेगा? लखीमपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बहराइच डिस्ट्रिक्ट को, और ये स्टेट का सेकेंड एलिफेंट रिजर्व होगा। और ये कितने स्प्रेड ओवर 3072 किलोमीटर स्क्वायर। दिस एलिफेंट रिजर्व इंक्लूड्स द एरिया ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व। तो जो ये सेकेंड एलिफेंट रिजर्व बनाया जाएगा, तराई एलिफेंट रिजर्व, इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व का एरिया होगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का होगा, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ डिवीजन का, एंड सदर्न खीरी फॉरेस्ट डिवीजन, इसका एरिया इंक्लूड होगा। इन द ईयर हम ये लिख कर सकते हैं कि जो पहला एलिफेंट रिजर्व कौन से एरिया में? शिवालिक रीजन ऑफ सहारनपुर एंड बिजनौर। दूसरा तराई एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ पे? इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत एंड बहराइच डिस्ट्रिक्ट इज द सेकेंड टाइगर रिजर्व। ऐसे ठीक है ना? In Uttar Pradesh government, in year 2017, the Uttar Pradesh government established the Chand Khamaria Black Buck Conservation Reserve in Meja, प्रयागराज। तो ये कहाँ बनाया गया? प्रयागराज में। In Uttar Pradesh, Chinkara is found in the forest of Vindhya range. According to the final report of status of leopards in India 2022 released in 2024, the number of leopards in Uttar Pradesh is estimated 371. Number of leopards की leopards कितने हैं? 371, और elephants कितने देखे थे हमने? 352, 51।
ऐसे ही 352 लेपर्ड्स ज्यादा हैं एलिफेंट से। इन यूपी लायंस एंड राइनोसोरस आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। यूपी में लायंस और राइनोसोरस जो हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। इन यूपी राइनोसोरस इज फाउंड इन तराई रीजन। ये कहाँ मिलता है? तराई रीजन में मिलता है, जितने भी मिलते हैं। इन यूपी कुकरेल फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन नियर लखनऊ। कुकरेल फॉरेस्ट कहाँ पे है? लखनऊ के पास में। कुकरेल फॉरेस्ट में घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1975। जो घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो 1975 में कुकरेल फॉरेस्ट में एस्टैब्लिश किया गया एंड इट इज नियर लखनऊ। वेट, घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर। The brown bear and musk deer are found near Himalayan region of यूपी। जो ब्राउन बियर है और मस्क डियर है, कहाँ मिलता है? हिमालयन रीजन जो है यूपी का, उसमें मिलता है। स्टेट का ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि चंद्रप्रभा है इज लोकेटेड इन चंदौली डिस्ट्रिक्ट। सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंद्रप्रभा लोकेटेड इन चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। बाय स्टेट्स गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 6 Feb 2023 the area of Hastinapur wildlife sanctuary has been reduced from 2073 to 1159 square kilometer. However, it is the still largest wildlife sanctuary. सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमने पहले पढ़ा हुआ है। और 6 फरवरी 2023 को स्टेट गवर्नमेंट ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज करते हुए उसमें बताया कि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है वो 2073 स्क्वायर किलोमीटर से कम करके 1159 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया है। फिर भी ये सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी की। In the year 2023 itself, its name was changed to State Wildlife बारासिंगा सेंचुरी। तो 2023 में जब इसका एरिया कम किया गया तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नाम बदल के क्या कर दिया गया? स्टेट वाइल्ड लाइफ बारासिंगा सेंचुरी। तो अगर आता है क्वेश्चन लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अगर उसमें हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम नहीं है तो कौन सा नाम दिया होगा? स्टेट वाइल्ड लाइफ बारासिंगा सेंचुरी दिया होगा। द ओनली नेशनल पार्क इन यूपी इज इन दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में है। द एरिया ऑफ दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क का कितना एरिया है? 490 किलोमीटर स्क्वायर। दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश्ड इन 1968। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनी? 1968 में। और नेशनल पार्क कब बना? 1977 में। दुधवा नेशनल पार्क वाज इंक्लूडेड इन द टाइगर प्रोजेक्ट इन 1987 to 88। ओके, दुधवा नेशनल पार्क was established in 1968 and was given the status of national park in 1977. Subsequently, Kishanpur Wildlife Sanctuary and Kadarni Ghat Wildlife Sanctuary were also attached and it was named Dudhwa Tiger Reserve. दुधवा नेशनल पार्क हो गया। अब किशनपुर और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर के दुधवा टाइगर रिजर्व बनता है। द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ दुधवा नेशनल पार्क इज फॉर्म्ड बाय मोहन रिवर। दुधवा नेशनल पार्क, यहाँ से जाएगी मोहन रिवर और साउदर्न बाउंड्री कौन सी है? सुहेली रिवर। दुधवा टाइगर रिजर्व एक्सटेंड्स इन लखीमपुर खीरी एंड बहराइच डिस्ट्रिक्ट। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में, दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर और बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, दोनों में है। इन ईयर 2012 मतलब दोनों में अलग अलग नहीं है। कुछ पार्ट जैसे लखीमपुर खीरी का है और कुछ पार्ट उसमें बहराइच का भी आता है। इन द ईयर 2012 अमनगढ़ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर was included as buffer of कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है उसका बफर किसे बनाया गया? अमनगढ़ को, जो कि बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। In year 2014, the UP government granted पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व। 2014 में पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ठीक है, ये याद किया जा सकता है ना, जैसे अभी देख लिया नेशनल पार्क के बारे में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दुधवा टाइगर रिजर्व जो है किससे मिलके बना है? किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनी घाट से। ये हमने पहले भी देखा हुआ है और वहां पे भी आई थिंक हाईलाइट किया हुआ है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व एक्सटेंड्स इन पीलीभीत एंड श्यामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पे है? पीलीभीत और श्यामपुर में है। इन रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट being granted the status of tiger reserve in October 2022 में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया। द नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन यूपी हैज नाउ बिकम 4। टाइगर रिजर्व कितने हो गए टोटल? 4। अमनगढ़ बफर को इंक्लूड करके 4। अरे यहाँ पे तो दिया ही हुआ था, हटा देंगे इसको फिर। ठीक है, लगा रहने देते हैं, यहाँ पे हाईलाइट नहीं करेंगे।
पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स अवेलेबल ऑन एनविस पोर्टल, कौन कौन से हैं? दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़। According to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, the core area of National Park or Sanctuary receive legal status, while the buffer or peripheral areas are mixture of forest and non-forest land, and their management is done under multi-use areas. ठीक है, आगे देख लेते हैं। According to the detailed report of All India Tiger Estimation 2022 released on 29 July 2023, the average number of tigers in UP is estimated at 205. जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो 2023 में आई उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टाइगर्स इन यूपी इज 205 एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट उत्तर प्रदेश रैंक 8th अमंग ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री ऑफ द कंट्री। तो उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? 8th, अगर टाइगर्स की बात करें तो। द केयर ऑफ द मेजर जूज द केयर ऑफ द मेजर जू जूलॉजिकल एनिमल पार्क्स ऑफ यूपी इज डन बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो जू की अथॉरिटी किसके पास रहती है, या उसकी देखभाल करने की या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? सेंट्रल जू अथॉरिटी की रहती है। In the state, there are two large category zoo, large zoo recognized by Central Zoo Authority. तो there are two large zoo category of zoo. पहला तो होता है large zoo जिसको सेंट्रल जू अथॉरिटी देखती है। ओके, टू लार्ज जू हैं, नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ और कानपुर जूलॉजिकल पार्क कानपुर में। और देयर आर 5 रिकॉग्नाइज्ड स्मॉल कैटेगरी जू। कौन कौन से हो गए? लायन ब्रीडिंग सेंटर इन मल्टीपल सफारी इटावा, नवाबगंज डियर पार्क उन्नाव, सारनाथ डियर पार्क वाराणसी, वन प्राणी उद्यान इन इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI इज्जत नगर बरेली, शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क गोरखपुर। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। टू लार्ज कैटेगरी जू, नवाब वाजिद अली शाह और कानपुर, मतलब लखनऊ में, कानपुर में है। और 5 मिनी या स्मॉल कैटेगरी जू, लायन ब्रीडिंग सेंटर इटावा, उन्नाव, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज वन रिकॉग्नाइज्ड रेस्क्यू सेंटर, आगरा बियर रेस्क्यू सेंटर आगरा। तो उत्तर प्रदेश का एक रिकॉग्नाइज्ड रेस्क्यू सेंटर भी है जो कि आगरा में है। दस एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश हैज टोटल ऑफ 8 जू रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो 8 कौन कौन से हो गए? ये 5 ये हो गए, 2 ये हो गए, 7 और एक 8वां हो गया ये रेस्क्यू सेंटर। इसको कौन देख रहा है? सेंट्रल जू अथॉरिटी देख रही है। इट इज नोन that in September 2022 the recognition of Vinod One Mini Zoo located at Ramgarh Gorakhpur was cancelled। अच्छा, विनोद वन मिनी जू जो है रामगढ़ गोरखपुर में उसका रिकॉग्निशन कैंसिल कर दिया गया। इन 2021-22 द सेंट्रल जू अथॉरिटी गेव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर एस्टैब्लिशिंग रेस्क्यू सेंटर्स। तो 2021-22 में अप्रूवल मिल गया है रेस्क्यू सेंटर्स बनाने के लिए। कहाँ कहाँ? पीलीभीत, हस्तिनापुर, मेरठ, महाराजगंज और चित्रकूट में, 4 जगह में। Beside these, in Mathura, a monkey rescue center and an elephant conservation and care center was also given in principal approval। तो किसको किसको अप्रूवल दिया गया? मंकी रेस्क्यू सेंटर को और एलिफेंट कंजर्वेशन केयर सेंटर को। ठीक है, तो जो ये रेस्क्यू सेंटर था ये किस चीज के लिए था? बियर रेस्क्यू सेंटर। ओके, आगरा में कौन सा है? बियर रेस्क्यू सेंटर है। और मथुरा में अप्रूवल मिला है मंकी रेस्क्यू सेंटर बनाने का मथुरा में, और एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर। ओके, बर्ड सेंचुरीज ऑफ यूपी। यूपी की बर्ड सेंचुरीज इसमें दी हुई है। अच्छा, जो ऊपर तो देख ली ना हमने, ये आपको मैप में दे रखी है, आप देख सकते हैं। एंड दीज आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इवन टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क आर ऑल्सो गिवन इन दिस। ओके, नेशनल पार्क्स अगर देखें तो मिलेंगे
नेशनल पार्क किससे डिमार्केट है? ऐसा प्लस साइन है। दुधवा नेशनल पार्क ये दिख रहा है। टाइगर, इफ यू सी टाइगर रिजर्व, ट्रायंगल से दिखेगा ना, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दूसरा हो गया दुधवा टाइगर रिजर्व, तीसरा हो गया अमनगढ़, और फोर्थ वन इज हियर रानीपुर वाइल्ड लाइफ। तो दो कहाँ है? दो तो पास में ही है, एक पीलीभीत में है और एक लखीमपुर खीरी और बहराइच के एरिया में है दुधवा, एंड इन बिजनौर अमनगढ़, एंड रानीपुर वाइल्ड लाइफ इन चित्रकूट। स्पेशल पॉइंट इन उत्तर प्रदेश, देयर इज वन नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, ये टॉपिक फिनिश होने वाला है, फिर एग्रीकल्चर पे आ जाएंगे। In September 2024, CM Yogi Adityanath inaugurated the Jatayu Conservation and Breeding Center. सितंबर 2024 में योगी आदित्यनाथ ने जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इनॉग्रेट किया। कहाँ पे? भरी वैसी, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, अंडर द कैंपेरगंज रेंज ऑफ गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर, रेड हेडेड वल्चर कंजर्वेशन सेंटर। तो ये पहला कंजर्वेशन सेंटर है वर्ल्ड का, वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर। ओके, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, महाराजगंज, भरी वैसी, और वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर। इंस्पायर्ड बाय Longleat Safari Park, England, an Asiatic lion breeding center and lion safari park was developed in Etawah district of UP, whose name has now been changed to Etawah Safari Park, Lion Breeding Center and multiple safari park. तो इंग्लैंड के लॉन्गलीट सफारी पार्क से इंस्पायर होके इटावा में एक लायन ब्रीडिंग सेंटर और लायन सफारी पार्क डेवलप किया गया, जिसका नेम अभी क्या कर दिया गया? इटावा सफारी पार्क, लायन ब्रीडिंग सेंटर एंड मल्टीपल सफारी पार्क। तो इटावा सफारी पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड मेनली टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव हैबिटेट फॉर एशियाटिक लॉयंस। ये किस लिए बनाया गया है? ताकि एक अलग मतलब फॉरेस्ट से अल्टरनेट हैबिटेट दिया जा सके एशियाटिक लॉयंस को, एंड फॉर टूरिज्म डिपार्टमेंट। Along with lion safari, deer safari, elephant safari, leopard safari and bear safari are also being developed. तो ये भी डेवलप की जा रही है lion safari के साथ साथ. In August 2022, approval was granted for establishing a night safari park and zoological park in Kukrail forest area located in Lucknow. तो अप्रूवल मिला है नाइट सफारी पार्क और एक जूलॉजिकल पार्क स्टैब्लिश करने का इन कुकरैल फॉरेस्ट। कुकरैल फॉरेस्ट कहाँ पड़ेगा? लखनऊ में। In Greater Noida, also the establishment of Night Safari Park is proposed. So Night Safari Park कहाँ के लिए अप्रूवल मिल चुका है? पहला तो लखनऊ के लिए अप्रूवल मिल चुका है कुकराल फॉरेस्ट में, और ग्रेटर नोएडा के लिए प्रपोजल दिया गया है नाइट सफारी पार्क के लिए, और प्रयागराज में व्हाइट टाइगर सफारी पार्क का प्रपोजल दिया गया है। वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर। तो वाइल्ड लाइफ वीक जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? एवरी ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर। The Red Data Book is related to the description of endangered and threatened species. तो Red Data Book में किसके किसके बारे में रहता है? Endangered और threatened species के बारे में. In the People's Park and Wildlife Book, very important information for the wildlife conservation movement has been given. People's Park and Wildlife Book में बहुत very important information, ठीक है, वाइल्ड कंजर्वेशन के बारे में दिया रहता है पीपल्स पार्क एंड वाइल्ड लाइफ बुक में। ओके, ये थोड़ा अलग लग रहा है। Information for the wildlife conservation movement has been given. Okay. To create public awareness towards bird in the state, a bird festival is organized. ताकि लोगों में बर्ड के लिए अवेयरनेस आए, बर्ड कंजर्वेशन के लिए बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। बटरफ्लाई पार्क्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन लखनऊ। बटरफ्लाई पार्क बनाया गया लखनऊ में, एंड कानपुर में जू, बिकॉज एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ बटरफ्लाइज इज डिक्रीजिंग, क्योंकि बटरफ्लाई का जो नंबर है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बटरफ्लाइज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। बटरफ्लाई जो है वो
पॉलिनेशन में और सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करती हैं। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेशनल बर्ड पिकॉक, अ पिकॉक कंजर्वेशन सेंटर इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट वृंदावन मथुरा। तो अभी मथुरा में और क्या क्या मंकी के लिए और एलिफेंट के लिए केयर सेंटर के लिए अप्रूवल मिला है, और वहीं पिकॉक कंजर्वेशन सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है मथुरा में। फॉर क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल, द यूपी गवर्नमेंट इज रनिंग घड़ियाल ब्रीडिंग एंड रिहैबिलिटेशन स्कीम टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन द गंगा रिवर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज ऑपरेटिंग अ टर्टल रिहैबिलिटेशन स्कीम। ठीक है। द टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी earlier established in the Ganga River at Varanasi was denotified in the year 2020। तो जो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी पहले 2020 में उसको डिनोटिफाई कर दिया गया है। एस्टैब्लिश इन द गंगा रिवर एट वाराणसी में एस्टैब्लिश की गई थी। एंड इट इन इट्स प्लेस, इसकी जगह पे द इंटेंशन टू एस्टैब्लिश अ टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवरिंग अ 30 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच बाउंडेड बाय बोथ बैंक्स ऑफ गंगा रिवर अक्रॉस प्रयागराज, मिर्जापुर एंड भदोही डिस्ट्रिक्ट हैज बीन नोटिफाइड। तो इसको डिनोटिफाई करके क्या नोटिफाई किया गया? एक टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 30 किलोमीटर लंबे एरिया में होगी, जिसके दोनों साइड्स बाय बोथ बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। एंड ये कहाँ कहाँ पे होगी, मतलब कितने एरिया में होगी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगी? प्रयागराज, मिर्जापुर एंड भदोही। इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी और टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व इज बीइंग एस्टैब्लिश। तो गोंडा में भी बनाया जा रहा है टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व। Eco Development Scheme is a scheme to develop forest produce near protected forest area. Okay. Okay, that's it. हो गया ये वाला पार्ट फिनिश। अभी हम एग्रीकल्चर देखेंगे। So we have done wildlife. Okay. हाँ, we have done wildlife and UP forest and natural vegetation. Okay. Okay. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी इसको एग्रीकल्चर को। सॉरी। एग्रीकल्चर मेक्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी ऑफ यूपी। एग्रीकल्चर जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है हमारी यूपी की इकोनॉमी को भी, और अगर आप इंडिया की इकोनॉमी को बात करें तो भी। अकॉर्डिंग टू द फाइनल सेंसस 2011 फिगर्स, जो 2011 के फिगर सेंसस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, share of agricultural workers, cultivators, agricultural laborers plus main plus marginal in the total workforce of UP is 59.3%। मतलब total agriculture workers की बात करें according to 2011 census, so 59.3% are agricultural workers, which includes total agricultural laborers, जिसमें laborers भी include हैं, which includes total, अच्छा 33.3%, and total cultivators जो हो गए वो 29%। इन द स्टेट इकोनॉमी की बात की जाए तो कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर एट करेंट प्राइसेस वाज 25.8%। अगर प्राइमरी सेक्टर की स्टेट इकोनॉमी में बात की जाए तो 25.8% है, while द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग आ जाता है वो 24.9 है। दिस इज वाई इन यूपी, इसीलिए यूपी में एग्रीकल्चर इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर को इकोनॉमी का बैकबोन कहते हैं। उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट अमंग ऑल स्टेट्स इन द कंट्री इन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। यूपी इज फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक सब्सिडी पेमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट थ्रू डीबीटी। तो उत्तर प्रदेश सबसे पहला स्टेट बन गया है कंट्री का इन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये हमने पहले भी देखा हुआ है किस किस चीज में उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है एंड सेकंड नंबर पे है। और यूपी जो है पहला स्टेट है कंट्री का टू मेक सब्सिडी पेमेंट। जो सब्सिडी पेमेंट्स होती हैं वो ऑन एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट जिसने मतलब सब्सिडी पेमेंट्स की हैं थ्रू डीबीटी।
The state has been divided into 9 agroclimatic zone. हम ये पहले भी देख चुके हैं कि स्टेट को 9 agroclimatic zone में डिवाइड किया गया है. The basis for classification are soil. किस वजह से क्लासिफाई किया है इसको? soil, rainfall, temperature, water and human resource. इसके बेसिस पे according to the data released in land use statistics at glance, जो ये डेटा रिलीज किया गया है इन 2023-24, about 10.15%, जो कि कितना होता है 18,237,000 hectares of the country's total cultivable land falls under UP. Wait. According to the data released in land use statistics at a glance, about 10.5% of country's total cultivable land जो टोटल कल्टिवेबल लैंड है कंट्री का, मतलब इंडिया का, उसका 10.5% सिर्फ यूपी के अंदर आता है. तो मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर in the economy of UP. The net area sown in UP was 163.65 lakh hectares. Okay. जो लोग इसको यूपी पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए ये डेटा आप मेंशन कर सकते हैं, आप लिख के रख सकते हैं फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग. In 2023-24 the net area sown in the states was, जो total net area sown है वो कितना है 89.74, and the total cropped area is 297.83 lakh hectares. area sown more than, ये हमने थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है. तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 182% है. ये टेबल देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. डिटेल्स ऑफ द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स. ओके 9 है, 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स. ओके इसको तो पढ़ना ही है. भावर एंड तराई प्लेन एरिया जो कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आ जाता है, एंड इसमें पार्ट्स ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है. एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 1400 mm होती है. मैक्सिमम टेम्परेचर 38.4 रहता है, मिनिमम 5.5. वेस्टर्न प्लेन एरिया, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन एरिया, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन एरिया. ओके वेस्टर्न में कौन कौन से आ जाते हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर. ओके. और सेंट्रल वेस्टर्न में कौन कौन से आ जाएंगे? वेस्टर्न. ओके. सेंट्रल वेस्टर्न में बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाजापुर. साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड में कौन सा आ जाएगा? अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, ईटा, मैनपुरी. एंड सेंट्रल प्लेन एरिया में फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़ एंड प्रयागराज. सेंट्रल प्लेन एरिया. ओके. बुंदेलखंड में दलितपुर, झांसी, जलायू, हमीरपुर, महोबा, बांडा, चित्रकूट. नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन एरिया में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर एंड देवरिया. एंड ईस्टर्न प्लेन एरिया में बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही. तो ये सारे अलग अलग क्लाइमेटिक जोन जो हैं उनके डिस्ट्रिक्ट हैं. तो कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं. भावर एंड तराई प्लेन एरिया, तो मैं इसको खाली तराई से याद कर रही हूँ. तराई, वेस्टर्न प्लेन, सेंट्रल वेस्टर्न, और बुंदेलखंड, साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड, सेंट्रल प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन. एक मिनट एक मिनट एक मिनट. कौन कौन सी इसमें है पहले ये देखते हैं. ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले. ईस्ट है, वेस्ट है, मतलब ईस्ट हो गया, एक ये वेस्ट हो गया, एक सेंट्रल है, फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया, फिर सेंट्रल वेस्टर्न है, सेंट्रल वेस्टर्न है, और फिर साउथ वेस्टर्न भी है, साउथ वेस्टर्न. ओके. अब कौन कौन से बचे? बुंदेलखंड, विंध्या और भंवर.
तराई मतलब बुंदेलखंड, विंध्या एंड तराई. ओके, सो ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल वेस्टर्न. ठीक है. आगे देख लेते हैं. In 2023-24, the net irrigated area in the state was 136.56 lakh hectares, while the gross irrigated area was this. According to agricultural census, in UP, the percentage of holdings of size less than 1 hectare in total holdings was 80.18, and the area per holding was 0.73 hectare. ओके. एग्रीकल्चर सेंसस जो आया 2015-16 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इन यूपी द परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स ऑफ साइज लेस देन 1, मतलब लेस देन 1 हेक्टेयर लोगों के पास जो है टोटल होल्डिंग्स में से, वो है 80.18. एंड द पर एक एरिया पर होल्डिंग वाज, मतलब अगर देखा जाए 1 हेक्टेयर से कम की बात की जा रही है, तो पर होल्डिंग कितना एरिया है? 0.73 हेक्टेयर. In agricultural census, out of country's total operational holdings, इतनी operational holdings है country की total, highest number of holdings were in UP. सबसे ज्यादा किसमें है? यूपी में. According to agricultural census, the average operational holding size in the state was, तो कितना है? 0.73, और इंडिया का कितना है? 1.08 हेक्टेयर. ठीक है, इसको याद रखा जा सकता है आई थिंक. ओके. You can use it as data for means. आगे देखते हैं स्टेट एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2013 की. इन द अर्लियर स्टेट एग्रीकल्चरल पॉलिसी, जो पहले की आई स्टेट एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2005 की, द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वाज केप्ट एट 4. जो ग्रोथ रेट है उसको 4% पे रखा गया था. द इम्प्लीमेंटेशन एक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी 2005 वर बेस्ड ऑन 7 मेन एरियाज. जो इम्प्लीमेंटेशन था, मतलब जो भी डिसाइड किया गया था, वो 7 मेन एरियाज पे था. एक्सटेंशन, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, सीड मैनेजमेंट, मार्केटिंग, research and agricultural diversification, called the सप्त क्रांति, 7 revolutions इसको बोला गया. In the 11th 5-year plan, against the targeted 4% growth rate of the agricultural sector, only 3% was achieved. तो जो 11th 5-year plan था उसमें टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था 4%, जिसमें से 3% अचीव हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर में. एट प्रेजेंट द स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी 2013 इज इन फोर्स. तो अब जो है 2005 की नहीं, कौन सी चल रही है एग्रीकल्चर पॉलिसी? 2013 की. द मेन पॉइंट्स ऑफ विच आर एज फॉलोज. कौन कौन से मेन पॉइंट्स है इसके? ओके. पहला है विजन. I want to underline this. At present the state agricultural policy is in force. जिसके ये पॉइंट्स हैं. पहला तो हो गया विजन. To transform the state into granary of the country, ensure food and nutrient security. तो क्या मतलब विजन क्या है कि कंट्री को स्टेट को कंट्री ग्रेनरी ऑफ द कंट्री बनाया जाए, फूड और न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन रूरल लाइफ, एंड इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ रूरल मासेस विदाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. मतलब बिना एनवायरमेंट को खराब किए ये सब अचीव किया जा सके. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स. To achieve a 5.1 growth rate in agriculture sector,
अच्छा, तो ग्रोथ रेट कितना रखा गया है अचीव करने के लिए? 5.1 ग्रोथ रेट। To develop and widely promote an appropriate eco-friendly environment friendly farming system, ताकि एक environment friendly farming system डेवलप किया जा सके, ऐसा सिस्टम जिससे environment को कोई नुकसान ना हो, improve soil health को improve किया जाए, and increase the income of farm families, जो ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी इनकम पूरी फार्मिंग पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, उनकी इनकम को बढ़ाया जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव है, 5.1 ग्रोथ रेट रखा गया है, मतलब अचीव करने का ऑब्जेक्टिव है। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए और इनकम बढ़ाई जाए फार्म फैमिलीज की। टू डेवलप एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज वाइल मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, टू डेवलप एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप भी किया जाए और उसको कंजर्व भी किया जाए। और टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम देख लिया हमने, थ्रू एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन बाय हायर वैल्यूड एक्टिविटीज वाइल मेंटेनिंग द मेन बेस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। मतलब फार्मर की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए? एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन करके, मतलब जैसे क्रॉप्स की डाइवर्सिटी को बढ़ा के, बाय हायर वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, ऐसी चीजें ऐड करी जाएं जिससे रिटर्न जो है वो ज्यादा आए। टू प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाए थ्रू कॉन्टैक्ट फार्मिंग इन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एक्सटेंशन सर्विसेज एंड फूड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। The progress and achievement of the policy will be reviewed at regular intervals on the basis of following key achievement। तो जो प्रोग्रेस और अचीवमेंट है वो कुछ कुछ टाइम में उसको रिव्यू किया जाएगा। तो किस इंडिकेटर पे रिव्यू किया जाएगा वो देख लेते हैं। सस्टेन्ड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, सस्टेन्ड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, लेकिन वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट को खराब करके और सॉइल हेल्थ खराब करके ये सब बढ़ाया जा रहा हो, तो ये नहीं होना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिस चीज का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसमें इम्प्रूवमेंट आए। सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो नेचुरल रिसोर्स जो है उसका इम्प्रूवमेंट हो। एंड रिडक्शन इन द लेवल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन द सॉइल, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह की वजह से जो सॉइल है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है, उसको कम किया जाए, मतलब डेफिशिएंसी को कम किया जाए। इंक्रीज इन ग्रॉस एंड नेट इरिगेटेड एरिया, ओके ये भी है इंडिकेटर कि ग्रॉस और नेट इरिगेटेड एरिया बढ़ाया जाए। इंक्रीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाई जाए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू एग्रो इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग सेंटर्स बढ़ाया जाए। रूरल एरिया में इंक्रीज इन पर कैपिटा एंड फैमिली इनकम। ठीक है, तो ये सारे हो गए जो स्टेट एग्रीकल्चरल पॉलिसी है 2013 की, उसके मेन पॉइंट्स, विजन, ऑब्जेक्टिव्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब आ जाते हैं फूड प्रोडक्शन 2025-26 की बात करें अगर, तो 2025-26 में इट इज एस्टिमेटेड दैट यूपी विल प्रोड्यूस इतने मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड 58.1 मिलियन टन्स ऑफ सीरियल्स। तो ये एस्टिमेट किया गया था कि इतने फूड ग्रेन्स और इतना मिलियन टन सीरियल्स उगाया जाएगा इन यूपी। 2025 2024-25 में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन यूपी वॉज कितना था? 63.85 फूड ग्रेन प्रोडक्शन था और सीरियल प्रोडक्शन था 61.22। इन टर्म्स ऑफ टोटल सीरियल्स एंड टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यूपी रैंक फर्स्ट, यूपी फर्स्ट आता है सीरियल्स और फूड ग्रेन प्रोडक्शन में अमंग द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। मध्य प्रदेश सेकंड एंड पंजाब इज थर्ड। ओके, पंजाब थर्ड आ रहा है। एज पर द लेटेस्ट अवेलेबल डेटा, यूपी ऑल्सो रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ यूपी। और किस चीज में पहला है नंबर पे है? सीरियल हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, वीट, राइस, शुगरकेन, पोटैटो। द प्रोग्राम फ्रॉम लेबोरेटरी टू फील्ड्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्टेट ऑफ यूपी। तो आप ये भी अपने आंसर में लिख सकते हैं कि प्रोग्राम जो है एक यूपी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, फ्रॉम लेबोरेटरी टू फील्ड्स।
इन यूपी आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस। तो 3 टाइप की क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है, पहले भी देख चुके हैं। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप। अंडर रबी क्रॉप मेनली wheat, barley, pea, gram, lentil, mustard, linseed, lahi and potato are grown. I think we have read all this. खरीफ क्रॉप में राई, शुगरकेन, ज्वार, बाजरा, मेज, जूट, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सन, हेम्प एंड सम पॉल्स क्रॉप्स आ जाती हैं। However, now many important crops such as paddy, sugarcane, maize are also grown under रबी क्रॉप। तो मतलब है मेन खरीफ क्रॉप की ये पैडी, शुगरकेन एंड मेज, लेकिन इसको रबी के अंडर भी उगाया जाता है बेसिकली उस सीजन में। अंडर जायद क्रॉप में क्या क्या जाते हैं? मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, एश ग्राउंड्स एंड अनियन। एश गार्ड, एश गार्ड क्या होता है? वेट, लेट मी चेक। एश गार्ड को हिंदी में बोलते हैं सफेद पेठा या कुम्हड़ा। ये वो होता है जिससे पेठा बनाया जाता है। ओके, वीट पे आ जाते हैं। Wheat productivity in UP is estimated at this per hectare, and in this regard, UP ranked third uh, among the states in the country after Punjab and Haryana. Wheat productivity में, और अभी तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे था। कहाँ पे था, कहाँ पे था? ओके, 2025-26 के डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो वीट में यूपी फर्स्ट पे था। यहाँ पे भी 2025-26 ही लिखा है। Wheat productivity in UP is estimated at this, and in this regard, UP ranked third among the states in the country after Punjab and Haryana. And यहाँ पे UP also ranked first in the country to in the production of wheat, rice and sugarcane. ये क्या है? Okay, there is a difference between production and productivity जो कि मैंने नहीं ध्यान दिया, so I am adding this here. छोटा है वैसे तो, ये लास्ट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, आ गया। सी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है? प्रोडक्शन क्या होता है? टोटल वेट ऑफ व्हीट हार्वेस्टेड अक्रॉस द होल स्टेट, मतलब पूरे स्टेट में कितना व्हीट का प्रोडक्शन हुआ है, इज द प्रोडक्शन। और प्रोडक्टिविटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ व्हीट हार्वेस्टेड पर सिंगल हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब हर एक हेक्टेयर पे कितना अमाउंट ऑफ व्हीट हार्वेस्ट किया गया है। तो उसमें यूपी की पोजीशन थर्ड है आफ्टर पंजाब एंड हरियाणा, एंड इन टोटल प्रोडक्शन यूपी इज इन फर्स्ट पोजीशन। ये ना, wheat productivity in UP is estimated at UP ranked third among the state in the country after Punjab and Haryana. The area under wheat cultivation in UP is 95.19 hectares, which is to 28.45%. Wheat production in UP is estimated at this, and 2024-25 की बात की जाए तो ठीक है, UP remains at the top in terms of wheat production and area, followed respectively by MP and Punjab. तो प्रोडक्शन की बात की जाए तो यूपी हमेशा टॉप पे रहा है व्हीट प्रोडक्शन में, रिस्पेक्टिवली फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड पंजाब। उसके बाद में मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे और पंजाब थर्ड नंबर पे। इन यूपी व्हीट इज सोन ड्यूरिंग नवंबर टू जनवरी, मतलब जो व्हीट का सीजन होता है वो कब तक होता है? नवंबर से जनवरी तक का। इन यूपी मेनली ऑर्डिनरी चपाती व्हीट इज प्रोड्यूस्ड। यूपी में ज्यादातर जो चपाती बनाने के लिए ऑर्डिनरी व्हीट होता है वही प्रोड्यूस किया जाता है। इन यूपी हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट इज डन ड्यूरिंग मार्च टू अप्रैल, मतलब उगाया कब तक जाता है? नवंबर टू जनवरी, और मार्च से अप्रैल के बीच में हार्वेस्ट किया जाता है। क्या लिखा हुआ है इसे देख लेते हैं।
The data related to crop production area and productivity have been taken from UPAG portal of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. मतलब जो भी डेटा यहाँ पे है वो इस पोर्टल से लिया गया है, ये लिखा है यहाँ पे। अब आ गया है, क्या टेबल है, यूपी पोजीशन। अच्छा 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 अच्छा, यूपी की पोजीशन राइस में फर्स्ट प्रोडक्शन की बात हो रही है, किसमें फर्स्ट है यहाँ तक में, राइस, व्हीट, सीरियल्स, फूड ग्रेन्स, शुगर केन, ये हमने देखा अभी तक। और किसमें, लेंटिल में। सेकंड किसमें है, बाजरा, बार्ले, रैपसीड, मस्टर्ड एंड लाइन सीड, ये मैंने बताया था ना कि सीड्स हैं ज्यादातर ये। फिर फोर्थ किसमें है, टोटल पल्सेस एंड तूर या अरहर दाल में, ठीक है। वीट की जो बात कर रहे थे उसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स आर, कौन कौन से हैं, हरदोई, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, मथुरा, बरेली एंड आजमगढ़। इन साउदर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ यूपी वीट कल्टीवेशन इज नॉट डन। तो साउदर्न प्लेट्यू में, साउथ में, यूपी के साउथ में वीट कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। अब राइस की बात कर लेते हैं, तो इसमें से हमें कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ वो वीट के मामले में प्रोडक्शन में यूपी फर्स्ट नंबर पे, प्रोडक्टिविटी में थर्ड नंबर पे। राइस प्रोडक्टिविटी इन यूपी इज एस्टिमेटेड एट दिस, एंड rice cultivation in UP is estimated over this sector. Okay, ये numbers मुझे नहीं याद रहते, इसीलिए आई एम नॉट even reading these sentences. 2025 में राइस प्रोडक्शन इन यूपी इज एस्टिमेटेड, ओहो, एज पर द लेटेस्ट अवेलेबल डेटा यूपी इज टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री 2025-26 की डेटा के अकॉर्डिंग, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड पंजाब। तो प्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो वीट के लिए कौन कौन है, यूपी फर्स्ट पे, देन एमपी एंड देन पंजाब, और राइस के लिए तेलंगाना फिर पंजाब, मतलब पंजाब थर्ड नंबर पे ही है। ऑल्सो यूपी रैंक फर्स्ट इन द राइस प्रोडक्शन इन द कंट्री, वही तो हो गया ना। अच्छा, 2024-25 की बात की जा रही है। द राइस प्रोडक्शन अमंग स्टेट्स, यूपी रैंक फर्स्ट, तेलंगाना एंड पंजाब। 2024-25 में भी यही रहा है। इन यूपी सोइंग ऑफ खरीफ पैडी इज डन। जो खरीफ पैडी उगाई जाती है वो जून जुलाई में उगाई जाती है, बोई जाती है मतलब। एंड हार्वेस्टिंग इज डन, हार्वेस्टिंग सितंबर से नवंबर के बीच में, और रबी पैडी जो है वो नवंबर दिसंबर में उगाई जाती है, और मई अप्रैल मई में हार्वेस्ट की जाती है। तो जो रबी पैडी है उसका टाइम जो है या मंथ जो है सोन और हार्वेस्टिंग के, सोइंग और हार्वेस्टिंग के वो सेम है वीट के अकॉर्डिंग, और जो खरीफ पैडी है उसके अलग है। द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स आर शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, आजमगढ़, प्रयागराज, महाराजगंज एंड सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट आ जाता है बाजरा पर्ल मिलेट। इन यूपी बाजरा कल्टीवेशन इज मेनली डन इन एरियाज रिसीविंग 40 to 50% एनुअल रेनफॉल। तो जहाँ पे इतनी रेनफॉल होती है वहां पे इन्हें उगाया जाता है। इन यूपी खरीफ बाजरा इज जनरली सोन इन, यूपी में जो खरीफ बाजरा ये कब उगाया जाता है, जुलाई में बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर में। जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, सेम मतलब थोड़ा टाइमलाइन है राइस के पैडी के अकॉर्डिंग, पैडी जैसा ही। और समर बाजरा वही मार्च में बोया जाता है और मई जून में हार्वेस्ट किया जाता है, तो ये चेंज है थोड़ा सा। बाजरा कल्टीवेशन इज मेनली डन इन आगरा, बरेली एंड कानपुर डिवीजन। द मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन से हो गए, आगरा, अलीगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, ईटा, संभल, कासगंज, इटावा, हाथरस एंड औरैया। इन टर्म्स ऑफ बाजरा प्रोडक्शन यूपी रैंक सेकंड। बाजरा प्रोडक्शन में यूपी सेकंड नंबर पे आता है। मेज पे आ जाते हैं। इन यूपी जनरली खरीफ मेज इज सोन इन जून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर। सेम है, खरीफ का थोड़ा टाइमलाइन सेम ही है। और रबी में अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है मार्च टू मई के बीच। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे मेज उगाया जाता है, बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर, कासगंज, कन्नौज, हरदोई, फरुखाबाद, जौनपुर, ईटा, कानपुर नगर और गोंडा। बादले की अगर बात करें तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए जहाँ पे ये ज्यादातर उगाया जाता है।
इन यूपी बार्ले इज कल्टिवेटेड इन ड्राई एंड अलूवियल सॉइल। ओके, आई थिंक ये हमें याद रखना चाहिए। जैसे कि अभी आया था ये कि बाजरा कल्टीवेशन जो है वो 40 to 50 रेनफॉल में किया जाता है, और बार्ले जो है वो ड्राई एंड अलूवियल सॉइल में उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। बार्ले इज एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन फॉर पुअर पीपल। इन टर्म्स ऑफ बार्ले प्रोडक्शन यूपी रैंक सेकंड। बार्ले प्रोडक्शन में यूपी की सेकंड रैंक आती है। द सोइंग and harvesting time of crops in UP here is presented based on crop calendar of major crops given in agriculture statistics at a glance 2024 BEML। मतलब अच्छा, यहाँ पे ये वर्ड्स यूज किए गए थे ना। ये यहाँ पे यूज किए गए ये EMEMLE, ये क्या है? L फॉर लेट मिडिल। अच्छा, मतलब कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि यहाँ पे तो जून टू जुलाई लिखा है, अब इसमें M लिखा है, तो मिडिल जून मतलब मिड जून से मिड जुलाई के बीच में बोया जाता है। और अगर यहाँ पे देखें, यहाँ हार्वेस्टिंग का टाइम लिखा है ना, मार्च टू मे ई, मतलब अर्ली मार्च से अर्ली मे के बीच में, ऐसा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसमें दिया हुआ है? क्रॉप कैलेंडर ऑफ मेजर क्रॉप्स गिवन इन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2024, बिगिनिंग अर्ली मिडिल लेट। फिर आ जाते हैं चिकपी, क्या सारी क्रॉप्स के ही बारे में दिया हुआ, वेजिटेबल प्रोडक्शन। ठीक है, चिकपी जिसको चना कहते हैं, चिकपी इज कल्टिवेटेड इन लाइट लोम एंड ड्राई सॉइल्स एरियाज। तो चिकपी को लाइट लोमी सॉइल में और ड्राई सॉइल एरिया में उगाया जाता है। इन यूपी रबी चिकपी इज सोन इन अक्टूबर नवंबर, अर्ली देखिए मिड अक्टूबर से लेके अर्ली नवंबर के बीच में उगाया बोया जाता है, और हार्वेस्ट किया जाता है मिड मार्च से अर्ली अप्रैल के बीच में। मेजर चिकपी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी इंक्लूड कौन कौन से हैं? झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, बांडा, चित्रकूट, ललितपुर, कानपुर देहात, महोबा, कानपुर नगर एंड प्रयागराज। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हाईएस्ट चिकपी यील्ड इज इन द बुंदेलखंड रीजन। सबसे ज्यादा हाईएस्ट यील्ड कहाँ मिलती है चिकपी की? बुंदेलखंड रीजन में। पिजन पी अरहर पे आ जाते हैं। मेजर अरहर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज एंड मिर्जापुर। इन यूपी ज्वार जिसको सोरगम भी कहते हैं और बाजरा और ऑल्सो कॉमनली सोन अलोंग विद अरहर। मतलब यूपी में ये ज्वार और बाजरा इसको ज्यादातर अरहर के साथ लगाया जाता है। ज्वार, बाजरा, अरहर। ओके, शुगर केन, यूपी शुगर केन में फर्स्ट नंबर पे है शुगर केन की प्रोडक्शन में। और इसके आगे देखे तो प्रोडक्शन ऑल इंडिया, ठीक है, यहाँ पे डेटा दे रखा है नंबर्स में। तो इसको उगाया कब जाता है? खरीफ शुगर केन अक्टूबर बिगिनिंग, अक्टूबर की बिगिनिंग में, और नवंबर, अर्ली नवंबर, अर्ली है ना, ई फॉर अर्ली। तो बिगिनिंग और अर्ली में क्या डिफरेंस है भाई? मंथ के बिगिनिंग में मतलब शुरुआत में, और अर्ली मतलब भी जल्दी, बहुत जल्दी क्या? तो शुगर केन जो है वो खरीफ शुगर केन अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और हार्वेस्ट किया जा रहा है अक्टूबर से दिसंबर। ओके, आई थिंक जो शुगर केन होता है वो पूरा एक साल बाद हार्वेस्ट किया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर आ जाते हैं रबी शुगर केन पे, वो फेब टू अप्रैल में बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है दिसंबर से मार्च के बीच। इन यूपी द टू मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग रीजन आर तराई एंड गंगा यमुना दोआब। तो यहाँ मेनली शुगर केन जो है वो उगाया जाता है।
मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द तराई रीजन, तराई रीजन के कौन कौन से हो गए? रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, बलिया, महाराजगंज एंड देवरिया एंड गोरखपुर। और मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द, ये तराई रीजन के हो गए और ये दोआब रीजन के, गंगा यमुना दोआब के। तो मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, ऑल्सो हापुड़, शामली एंड संभल, जो वेस्ट में आते हैं, एकदम ऊपर टॉप में आते हैं मैप में देखेंगे तो। शुगर केन फ्रॉम मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज कंसीडर्ड टू बी दी ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी। तो जो गन्ना होता है मेरठ का, उसको सबसे एक्सीलेंट क्वालिटी का माना जाता है। शुगर केन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप, सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप स्टेट की कौन सी है? शुगर केन। ग्राउंडनट मूंगफली पे आ जाते हैं, मूंगफली, ये मेनली डन एज खरीफ क्रॉप, मेनली खरीफ में आती है। ये इसका जो सोइंग पीरियड होता है वो फेब से मार्च के बीच में होता है एंड डग अप, खोद ली जाती है इन जून। इन यूपी ग्राउंडनट इज ग्रोन ओवर लार्ज एरियाज, मेनली सीतापुर, हरदोई, ईटा, मुरादाबाद, बदायूं, झांसी, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, बहराइच, बरेली, फरुखाबाद एंड सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट्स। ओके। लाही मस्टर्ड की बात की जाए तो मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है। लाही, मेजर लाही मस्टर्ड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी आर कौन कौन से हैं? आगरा, मथुरा, बदायूं, कानपुर देहात, इटावा, अलीगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, औरैया एंड हमीरपुर। कॉटन की बात कर ले तो इन यूपी कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन कौन से हो गए? गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड एंड बुंदेलखंड। कॉपर कॉटन 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 प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी इंक्लूड मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, फिरोजाबाद एंड सहारनपुर। यूपी में द मेन कॉटन वेराइटीज आर यूपी देसी, बंगाल कॉटन, धौलेता, पंजाब वेराइटी एंड अमेरिकन वेराइटी। ओहो, इंडिया में अमेरिकन वेराइटी। इन यूपी द मेन कॉटन वेराइटीज ग्रोन इज आर these varieties. Okay. In state, cotton is sown in April to June and harvested in September to November. Along with cotton cultivation in UP, mainly fenugreek, moong, barseem, toria and clover crops are also sown. Okay. कॉटन के साथ में क्या क्या और उगाया जाता है? मेथी, मूंग, बरसीम, तोरिया एंड क्लोवर क्रॉप। जूट पे आ जाते हैं। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग रीजन्स कौन से हैं? द्वाब ऑफ सरयू एंड घाघरा रिवर। सरयू कहाँ पे हो गई? अयोध्या साइड में हो गई। मेनली देसी वैरायटी ऑफ जूट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये इसका टाइम पीरियड है इसको बोने का और हार्वेस्ट करने का। लिनसीड, लाइन सीड बोलते हैं क्या? लिनसीड। महोबा, जलायू, बांडा, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये उगाया जाता है और इसका ये सोइंग पीरियड है और ये हार्वेस्टिंग पीरियड है अप्रैल। टोबैको, मेजर टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर ईटा, फरुखाबाद, कासगंज एंड गोंडा। ओके। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यूपी रैंक फर्स्ट इन ओवरऑल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। यूपी जो है वो ओवरऑल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे आता है। इन यूपी टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन वाज this which is estimated. Okay. UP ranked first in the country in honey and mentha. I don't know what is it. In flower production, UP ranked first in rose and gladiolus cut production. हमने देखा था ना स्टार्टिंग में ग्लैडियोलस कैसा फूल होता है, वो समथिंग ऐसे 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 करके होता है ना, ऐसे कुछ ऐसा कलरफुल होते हैं ये थोड़े, तो उसमें और रोज में जो है यूपी फर्स्ट नंबर पे है और हनी और मेंथा प्रोडक्शन पे भी। आई डोंट नो व्हाट मेंथा इज। मेंथा वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करें और हॉर्टिकल्चर में भी सबसे फर्स्ट नंबर पे है। वेजिटेबल प्रोडक्शन में भी फर्स्ट नंबर पे है। टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन यूपी रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, ग्रीन पीज एंड बॉटल गार्ड। तो वेजिटेबल की भी बात की जा रही है, पोटैटो, ग्रीन पीज और बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड लौकी होता है। UP ranks second in the country in carrot and sweet potato.
तो गाजर की बात की जाए अगर और स्वीट पोटैटो की, तो यूपी सेकंड नंबर पे आता है। गाजर, स्वीट पोटैटो, शकरकंद। फ्रूट प्रोडक्शन में यूपी रैंक थर्ड इन ओवरऑल फ्रूट प्रोडक्शन आफ्टर आंध्र प्रदेश एंड आफ्टर महाराष्ट्र। तो ये डेटा आपको 2023-24 का बताया जा रहा है। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे कि मेजर मैंगो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? लखनऊ, सहारनपुर, बुलंदशहर। शुगर केन तराई में उगाई जाती है। आंवला प्रतापगढ़ और प्रयागराज में। आंवला की बात नहीं हुई थी ना अभी तक। आंवला इज प्रोड्यूस्ड इन प्रतापगढ़ एंड प्रयागराज। गुआवा इज प्रोड्यूस्ड इन शाहजहांपुर एंड फरुखाबाद। टर्मरिक इन बुंदेलखंड। ओपीएम इन बाराबंकी। ओके, ऐसे तो बहुत सारे हैं। ट्रेनिंग एंड एक्सपेरिमेंटल सेंटर फॉर गुआवा, गुआवा को ट्रेनिंग दी जाती है प्रयागराज में। There is only one ओपीएम फैक्ट्री in the state located in गाजीपुर। सिर्फ एक ओपीएम फैक्ट्री है स्टेट में जो कि गाजीपुर में है। फैक्ट्री गाजीपुर में और प्रोड्यूस बाराबंकी में किया जाता है। हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर मैंगो वो लखनऊ में है। अदर हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन डेवलप्ड एस्टैब्लिश्ड इन बस्ती, सहारनपुर एंड झांसी। हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट और ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ पे हैं। और फ्लावर प्रोडक्शन इन द स्टेट इज डन इन वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। On one of the 9 model floriculture centers has been established across India is in Lucknow। मतलब जो 9 मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं उसमें से एक जो है वो लखनऊ में है। फ्लोरल परफ्यूम इत्र इज मेड इन कन्नौज, तो कन्नौज इत्र के लिए फेमस ही है। इन द स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974। ओके, क्या बच गया? बीटल लीफ प्रोडक्शन। ओके, लास्ट पेज। इन 2023-24, अच्छा यहाँ पे टोटल फ्रूट प्रोडक्शन की बात चल रही थी ना। अच्छा, इसमें पूरा फ्रूट पे ही दे दिया है। इन द प्लेन्स ऑफ यूपी फ्रूट सच एज मैंगो, गुआवा, पपाया, ग्रेप्स, बेर, बेल, बनाना, पाइनएप्पल एंड लेमन आर मेनली प्रोड्यूस। तो ये सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं यहाँ पे। तराई रीजन में एप्पल, पियर, पीच, एप्रिकॉट, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वॉलनट ये कल्टीवेट किए जाते हैं। Banana is grown in Varanasi, Prayagraj, Gorakhpur districts of UP. Major banana varieties grown are Malbhog, Cheni, Champa, Alfan, Adheshwar and दूध सागर। ओके, दूध सागर नाम का बनाना वैरायटी भी होती है। मेजर मैंगो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर एंड रायबरेली। इन द स्टेट Stem mango is produced in सहारनपुर एंड मेरठ। लंगड़ा मैंगो इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन वाराणसी, जो लंगड़ा आम फेमस है वो वाराणसी में ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। यूपी इज लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ दशहरी मैंगो। यूपी मतलब अगर सब जगह की बात की जाए स्टेट्स की, तो यूपी जो है वो लीडिंग स्टेट है दशहरी मैंगो में, दशहरी मैंगो के प्रोडक्शन में, विच इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन मलिहाबाद। तो मलिहाबाद का जो आम है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। रतौल मैंगो इज प्रोड्यूस्ड इन वेस्टर्न यूपी, बागपत डिस्ट्रिक्ट में रतौल मैंगो उगाया जाता है। और यूपी जो है मैंगो प्रोडक्शन में फर्स्ट आता है। फर्स्ट ऑरेंजेस आर प्रोड्यूस्ड इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। इन यूपी नागपुरी, अम्पदर एंड लड्डू वेराइटीज ऑफ ऑरेंजेस आर प्रोड्यूस्ड। ओके, नागपुरी, अम्पदर एंड लड्डू वेराइटी। गोवा इज मेनली, गोवा कहाँ उगाया जाता है? प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली एंड अयोध्या में। इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ, 49 सदर, ललित, सुरखा आर मेजर गोवा। ओहो, एड्रेस नहीं लग रहा किसी का। लखनऊ 49 सरदार, सरदार लिखा, सदर बोलिए, सरदार। सफेदा, सफेदा इज द वेराइटी ऑफ गुआवा, मैंगो की होती है ना ये। Notably in 2023-24, UP has had slipped to second place after MP in guava production। तो 2023-24 में जो यूपी है वो सेकंड नंबर पे आया था आफ्टर एमपी। बाकी फिर से वो 2024-25 में फर्स्ट नंबर पे ही आ गया।
माल्टा इज प्रोड्यूस्ड इन मेरठ, ये क्या है माल्टा। मेजर लीची प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, सहारनपुर एंड मेरठ। द मेजर आंवला प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, और कौन सा आया था कि यहाँ पे सहारनपुर, प्रयागराज। In UP, more than 30% of the country's total आंवला production is produced. कंट्री का 30 से ज़्यादा परसेंट यूपी में उगाया जाता है आंवला। एंड यूपी रैंक सेकेंड आफ्टर एमपी। आंवला प्रोडक्शन की बात की जाए तो यूपी रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन वाटरमेलन एंड मस्क मेलन में यूपी फर्स्ट नंबर पे है। एंड इन द स्टेट वाटरमेलन एंड मस्क मेलन कल्टिवेशन इज मेनली डन इन रिवराइन आइलैंड्स, रिवराइन एरिया। बीटल लीफ प्रोडक्शन की बात करें तो बीटल लीफ मेजर वैरायटी ऑफ बीटल लीफ प्रोड्यूस इन यूपी आर महोबा, दसावरी, कलकातिया, कानपुरी, बांग्ला, मागाही, सांची, बनारसी, सोफिया, मीठा, रामटेक, इसी का बनता बनारसी पान। द बीटल लीफ एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड इन महोबा। ओके, ये टेबल रह गई है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एरियाज, तो पोटैटो जो है एक्सपोर्ट एरियाज कहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, आगरा, हाथरस, फरुखाबाद, कन्नौज, ये सब डिस्ट्रिक्ट हो गए। मैंगो एंड वेजिटेबल्स लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी। मैंगो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर एंड अमरोहा। बासमती राइस बरेली, श्योपुर। ओके, आई डोंट वांट टू रिमेंबर ऑल दिस क्योंकि याद नहीं रहेंगे इतने सारे नाम। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।